नमस्कार दोस्तों, आज मैं देश में 28 वर्सेस 38 का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से छाया हुआ है। 28 का मतलब ये जो कि इंडिया जो गठबंधन बनी है उसमें 28 पार्टी शामिल है, और 38 का मतलब ये है कि जो एनडीए अलायंस है उसमें 38 पार्टियाँ शामिल हैं। तो इसलिए लोगों का कहना है कि एनडीए गठबंधन ज़्यादा मजबूत है। तो मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि कहावत है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े। जब कोई मठ पर ज़्यादा जोगी साधु संतों की संख्या बढ़ जाती है तो वो मठ बर्बाद होता है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि एनडीए की तरफ जैसे जैसे मान लिया जाए कि दलों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हो सकता है कि इनको नुकसान भी पहुंच सकता है। दूसरी चीज़ की ज़्यादातर जो छोटी छोटी पार्टी के नेता होते हैं वो हवा के रुख अपनाते हैं। जैसे माननीय स्वर्गीय जो रामविलास पासवान थे, वो देखते थे कि किस पार्टी की सरकार केंद्र में बढ़ रही है, उसी तरफ वो मुड़ जाते थे। उनमें नैतिकता की बात नहीं थी, बस वो कोई ना कोई मंत्री बना रहना चाहते थे। उसी तरह से आज भी ये सिचुएशन है। तो ये भी मायने रखता है कि 28 जो पार्टियां हैं वो उसमें कौन नेता ज़्यादा प्रभावित है, कौन शामिल है, ये भी मायने रखता है। जैसे मान लीजिए कि अभी यूपी में शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी के साथ आ गए हैं तो उनकी स्थिति मजबूत होगी। और इसका बायो इलेक्शन कोसी का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ उसमें दिखाई दे दिया, अच्छे मार्जिन से जीते। तो ये मायने रखता है कि कौन कितना मजबूत स्थिति में है। और जैसे जैसे मान लिया जाए कि इंडिया का स्थिति मजबूत होगी वैसे वैसे हो सकता है कि एनडीए की तरफ से भी पार्टियां इधर भागेंगी। और मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए पंजाब में है तो पंजाब में कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन करनी चाहिए, मजबूत होगी। नहीं तो वहाँ पे बीजेपी मजबूत हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के और कांग्रेस की जो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे, उसी तरह से दिल्ली में भी बीजेपी मजबूत हो सकती है अगर मान लिया जाए कि ये दोनों में आपस में कोई कोलिशन नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो मायावती और केजरीवाल जी जो हैं बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ये इन लोग का बस यही उद्देश्य है कि मेरा सीट की जितना से कम भी हो मुझे प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, बनाया जाए। और ये इतिहास भी इन लोग का रहा है। तो इससे भी इन लोग की इंडिया को नुकसान पहुंचने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लग रहा है कि यूपी में मायावती के साथ कोई लेंगे या केजरीवाल को भी लेने के पक्ष में होंगे। वो अलग बात है कि ऊपर से लोग बोल रहे हैं, लेकिन जैसा इन लोग का सिचुएशन है उस हिसाब से लग रहा है कि लोग अलायंस में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। और जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है वो किसी का नहीं सुनता, बस अपना चलाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, चाहे उसका जो भी हो। तो इससे भी दूरी बन सकती है। कर्नाटका में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो जनता दल सेकुलर के जो एच डी देवगौड़ा की जो पार्टी है हो सकता है कि बीजेपी से अलायंस करे, क्योंकि कांग्रेस से तो अलायंस हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनको ही पता है कि मेरा 0 सीट एमपी में आ जाएगा। इस कारण वो हो सकता है कि 2-3 सीट पर भी गठबंधन कर ले, जबकि कांग्रेस के टाइम में उनको 15 से 20 सीट डिमांड करते थे। अब हो सकता है कि इस बार बीजेपी उनको 4-5 सीट भी देते वो उस पर सेटिस्फाइड हो जाए और उस पर वो मिल करके चुनाव लड़े। तो वहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि फिर भी स्थिति उनकी मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ बहुत पिक पॉइंट पे चला गया है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की फ़ायदा होने की संभावना है, जो भी इंडिया अलायंस में है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे जैसे इलेक्शन का समय आएगा सब लोग चाहेंगे कि मुझे किन के साथ जाना है, किन से मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियों को बस यही रहता है कि सत्ता के भागीदार में बना रहूँ ताकि मुझे फ़ायदा मिलते रहे, कोई छोटा मोटा मंत्री मिल जाए ताकि मैं अपना वर्चस्व बनाए रखूँ। ये सब पार्टियों के साथ यही हल होता है। मान लिया बीजेपी की संभावना बनती है तो जो भी यूपी के और कहीं कहीं जो छोटी छोटी पार्टियां थी वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी फिर कांग्रेस के साथ चलिए। यदि नहीं वाजपेयी, माननीय स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय से चला आ रहा है, क्योंकि जिसमें एथिक्स रहता है, नैतिकता रहता है, जो समाज के लिए सोचते हैं वो किसी के साथ नहीं अपना एथिक्स पे लड़ते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव हैं या शिवपाल यादव जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और जो इस तरह से भी जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति ओबीसी के ये लड़ते हैं। अब इनके कारण ही ओबीसी आरक्षण भी आया। अब अभी कल आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो डिमांड है, जो ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, उसमें कुछ फिर नहीं किया गया। तो मुझे फिर लग रहा है कि ये पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 1996 से इसी मुद्दा पर
अटका हुआ है। और ओबीसी के जो भी नेता हैं या जो भी इंडिया के नेता हैं इस मुद्दा को बनाते रहे, किसी को बनाते रहे। पार्टियां इसमें 28 जरूर शामिल हैं, लेकिन सीटें इनको 288 388 भी बन सकती है। चूँकि 1990 के दशक में जब इनकी रामू वामू का जो सरकार बना था तो आरक्षण को नाम पर ही बना था। फिर 2004 के बाद जो 9 में जो बना था वो जो उस शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के नाम पर ही बना था। तो इसमें इस तरह से ओबीसी SC ST की महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिलेगा तब ये कम्युनिटी दलित पिछड़ा बहुजन सब मजबूत हुई होंगे, अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। अब इससे इस इशू पर कोई भी पार्टी का ओबीसी हो चाहे SC ST हो, MPs हैं, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, इस पर अडिग रहना चाहिए। इस पर भी ओबीसी का आरक्षण 33% के साथ ही इस बिल को रखा जाए, वो तुरंत पारित हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को भी पता कि ऐसा नहीं कर सकते, ये सिर्फ लुभावना वादा करते हैं, ये बस दिखाएं कि मैंने ये बिल को रख दिया, अभी लोग पारित नहीं होने दे रहा। लेकिन इसमें राज्यों को भी आधा से ज़्यादा राज्यों के समर्थन चाहिए, संविधान संशोधन लाने की ज़रूरत है। ये बात की सबको पता है कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, वो सब लोग जानते हैं। इन लोग इसको फुसलाना, जैसे बच्चा को टॉफ़ी देकर फुसलाया जाता है, उस तरह से महिलाओं को भी फुसलाने के काम कर रहे हैं। जिसे 3 तलाक पर भी देखा, वो जो 3 तलाक जो इंस्टेंटली होता है तलाक, उस पर इन्होंने कानून बनाया। जो 3 महीना पर तलाक दिया जाता है उसमें कुछ नहीं इन्होंने किया है। तो एक तरह से लॉलीपॉपी करने की बात है। इनको भी पता है कि ये बिल पारित नहीं होगा जब तक अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं होगा, जब तक ये पारित नहीं होगा। चूँकि 1960-70 के दशक वाला ओबीसी लीडर नहीं है कि जो चाहते थे लोग करवा लेते थे। अब सब एक्टिव है। इसी के कारण मान लिए लालू यादव जी अपना जो भी बचे खुचे जीवन है उनको जेल में व्यतीत करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि करप्शन में लिप्त हैं कि नहीं है, लेकिन आज के डेट में कौन सा नेता है कि जो दूध का धोया हुआ है। वो सब पावर की बात होती है। तो जो आदमी अपना समाज के लिए अपने जीवन से समझौता नहीं करता है वो आदमी ही महान होता है। चाहे मैं रहूँ चाहे कोई रहे, चाहे जो भी त्याग करता है अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, वही आदमी मजबूती के साथ अपने बातों को रखते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। क्योंकि ये 2010 में भी मनमोहन सिंह जी ने इस बिल को रखने का प्रयास किया भी था, लेकिन लालू यादव, मुलायम यादव और शरद यादव जी के सहयोग से बिल पारित नहीं हुआ। तो जब इन लोग ये सब बातें इनको पता था मोदी जी को, तो फिर इन्होंने ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ महिला बिल को क्यों नहीं रखा, जो 33% की बात चल रही है। तो ये सब उलझाने वाली बात है। अगर मान लिया जाए कि ये बिल पारित भी हो जाता है, तो जब तक परिसीमन नहीं होगा, लोकसभा का सीट की संख्या नहीं पता चलेगी, जब तक ये लागू भी नहीं होगा। क्योंकि लोकसभा में अब जो सदस्य आएंगे 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य आएंगे। तो इस हिसाब से रेशियो ही देखा जाएगा। तो ये सब बीच में ला के इसको ये फंसाने वाली बात है कि मैंने तो ये कर दिया जी, लोग कर भी नहीं रहे। लेकिन शुरू से ही ये सूझ है कि आप इसमें ओबीसी का आरक्षण दें, तभी आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे निर्वाचन का भी समय आएगा, लोग मीडिया को भी मैनिपुलेट करेंगे। क्योंकि आजकल मीडिया के एंकरों, टीवी चैनल के एंकरों को भी बहिष्कार हो रहा है ये सब इशू पर। क्योंकि जितना आज मीडिया का जो कंट्रोल आज के दौर में किया जा रहा है तानाशाही के साथ, उतना कभी नहीं हुआ, ये सब लोग के पता है। क्योंकि एंकर की कोई गलती नहीं है इसमें, तो उसके मालिक की गलती है। जो सीधे कंट्रोल जो सूचना प्रसारण मंत्रालय से होते हैं, वो इस तरह से इशूज बना के मैनिपुलेट करके आरक्षण को लेकर के और सब जो भी इशू जिस तरह से हैं, इस तरफ को बढ़ा चढ़ा करके किया जाएगा। और मीडिया का सरकार बनाने में और गिराने में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि यूपीए की गवर्नमेंट मीडिया के सहयोग से ही गई कि छोटी छोटी भी भ्रष्टाचार हो रही है या नहीं भी हो रही है, क्या हो रही है उसमें तो मैं नहीं जा रहा हूँ, हुआ तो ही था ही। तो मीडिया ही जन जन तक पहुँचाता है और मीडिया को समाज का दर्पण कहा जाता है। लेकिन इससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आदमी अगर मंजिलों को पाने का चाहत रखते हैं, वो समुद्र में भी पत्थर से पुल बना देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भगवान राम सीता की चाहत में लंका पार करने के लिए समुद्र में भी पत्थर से पुल बना दिया, उन्होंने सीता को पाया भी। उसी तरह से अगर इंडिया के गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, जितना भी अभी हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं केंद्र की सत्ता में वापसी करूं, तो तन मन धन से अगर चाहा जाए तो वो पा सकते हैं। एक इस पर शेर भी है कि आसमान में भी छिद्र हो सकता है, तन मन से एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो।
कि अगर पत्थर अगर मन से भी उछाला जाए तो वो आसमान में भी फुल हो सकता है। मतलब कि बड़ी से बड़ी चीज़ें पाई जा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए हौसला के साथ लड़ते रहें। महिला आरक्षण का जो इशूज है वो ओबीसी के लिए 33% वो करवाने के इशू पर डटे रहें, चाहे बीजेपी के ओबीसी SC ST MP हों, चाहे इंडिया के हों, चाहे और किसी पार्टी के भी हों, क्योंकि यही कारण है कि लोग फूट डाल जाते हैं, ओबीसी SC ST को कमज़ोर करते हैं अपनी अपनी चाल में फंसा कर, जाल में फंसा कर, ताकि ये कम्युनिटी कमज़ोर रहे, आगे इनकी बातों को नहीं सुना जाए, इनके समाज के जो दबे कुचले और नुकसान पहुँचाया जाए। इस चलते ये इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं इनको इस इशू पर अड़े रहना चाहिए, और जहाँ जहाँ अलायंस की जो बात हो रही है, विधानसभा में जैसे भी जिनको लड़ना है लड़ लें, लेकिन लोकसभा में अगर यूनिटी के साथ लड़ें और तो सफलता मिल सकती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सफलता तभी मिलती है जब उसमें यूनिटी हो, डिसिप्लिन हो। यूनिटी मतलब एकदम तन मन धन से एकदम उसमें लगन होना चाहिए। डिसिप्लिन के मतलब कि अनुशासित हो, ये नहीं कि उत्तराखंड की तरह वो जो वहाँ के रमन सिंह और हरीश रावत आपस में लड़े, जीते हुए स्टेट को इन लोगों ने गंवा दिया। इससे नहीं होगा, सब चीज़ करना पड़ेगा। और मेरे सपने मेरी नींद से कई गुना ज़रूरी है। इस पर भी एक ये शेर ये होता है कि नींद से ज़्यादा सपने हैं। सब दिन तो आदमी सोता ही है, लेकिन जब देश में चुनाव जीतने की बात हो, समाज की रक्षा की बात हो, त्याग की बात हो, बलिदान की बात हो, तो नींद से ज़्यादा सपने ज़रूरी हो जाते हैं, और यही सपना जो है असलियत में कन्वर्ट करता है। थैंक यू।